हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कृतिका खुराना। और आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी का, वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो हमारे बाकी के जो मेजर टॉपिक्स है, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, रीफाइनेंस फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सारे हम कर चुके हैं। तो प्लीज मेरी बाकी की पहली वीडियोस में जाके देखिएगा, उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो प्लीज आप ये वीडियोस जाकर जरूर देखिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे ओएमओ और एमएसएस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओएमओ से, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ये ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? OMO is conducted by the RBI by way of sale or purchase of government security to adjust money supply condition। OMO का मतलब होता है कि आरबीआई क्या करती है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदती भी है और सेल भी करती है, ताकि मार्केट में मनी फ्लो कंट्रोल हो सके। अब वो क्यों करती है? आरबीआई sells government securities to absorb, that means reduce money flow। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर आरबीआई ने कोई चीज उसके पास है, उसने वो बेच दी। जब वो उसने वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची तो बदले में उसको पैसा मिलेगा, और वो पैसा कहाँ से आएगा? मार्केट से आरबीआई के पास जाएगा। यानी कि मार्केट में मनी कम हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मनी फ्लो क्या हो गया? मार्केट में कम हो गया। यानी कि अगर आरबीआई ने अपनी सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अपनी नहीं कहूंगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर दी, तो मार्केट में मनी फ्लो रिड्यूस हो गया। द लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट एंड परचेज द गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू इंजेक्ट द लिक्विडिटी। परचेज करती है यानी कि मार्केट से खरीदती है, यानी कि गवर्नमेंट से खरीदती है। अब खरीदेगी तो ऑब्वियस है, कोई चीज हम खरीदेंगे तो बदले में हम उसको पैसे देना पड़ेगा, तो आरबीआई पैसा बाहर देगी। अब पैसा बाहर देगी तो मार्केट में मनी फ्लो भी इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल और परचेज करके मार्केट में मनी फ्लो कंट्रोल करती है। द सेंट्रल बैंक, दैट मीन्स आरबीआई, सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू रिड्यूस मनी फ्लो, दैट मीन्स एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब मतलब रिड्यूस करना। absorb the liquidity from the market and purchase the government security to inject the liquidity in the market। अभी जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, अब मेरे पास मान लो कोई चीज है बेचने के लिए, सपोज एक फोन है। अब अगर मैं फोन वो बाहर किसी को बेचूंगी, तो बाहर का जो भी बंदा मेरे से खरीदेगा, वो पैसा मेरे को देगा। तो बाहर उस बंदे के पास, सपोज वो बंदा क्या है? मार्केट है। अब उस मार्केट के पास क्या हो जाएगा? पैसा की कमी हो जाएगी, यानी कि कमी इन द सेंस, मतलब उसके पास पैसा कम हो जाएगा, तो क्योंकि उसने फोन खरीद लिया। और अगर मैंने उससे फोन, मैंने खरीद लिया, यानी कि मार्केट से मैंने अगर फोन खरीद लिया, तो क्या हुआ? मेरे को पैसा देना पड़ेगा, यानी कि उसके पास पैसा इंक्रीज हो गया। यानी कि अगर जब मैंने सेल करी तो मार्केट में मनी कम हो गया, और जब मैंने परचेज करी तो मार्केट में मनी फ्लो इंक्रीज हो गया। In OMO, open market operation, government security is issued for long term। open market operation में सिक्योरिटीज लॉन्ग टर्म के लिए होती है, जैसे कि 10 साल के लिए होगी, 20 साल के लिए होगी, 30 के लिए होगी, 40, 50, इसी तरीके से चलता है। ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या हो गया? ओएमओ में अगर सेल करेंगे तो मनी फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, और परचेज करेंगे तो मनी फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। आपको ये चीज थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचिए कि सपोज अगर आप अपने आप को मार्केट समझ लीजिए। अब अपने आप को मार्केट समझेगी तो आप अगर बाहर से कोई चीज खरीदते हैं तो आपको पैसा बाहर देना पड़ेगा। पैसा बाहर देना पड़ेगा तो बाहर पैसा इंक्रीज हो गया। और अगर आप किसी को कोई चीज बेचते हैं, बाहर अगर किसी को कोई चीज बेचते हैं, बेचेंगे तो क्या होगा? वो आपको पैसा देगा, तो आपके पास पैसा बढ़ेगा, यानी कि मार्केट से कम हो गया। तो इसी तरीके से आरबीआई सेल और परचेज करके मार्केट में मनी फ्लो इंक्रीज या डिक्रीज करती है। जब उसको कंट्रोल करना होता है तो वो सेल या परचेज कर लेती है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40, इसी तरीके से चलते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है एमएसएस, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। है तो ये भी ओएमओ जैसा ही, इसमें भी वही होता है, पर इसमें डिफरेंस क्या है? एक तो ये देखिए, एमएसएस जो है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2004, 2004 में आई थी।
ये आपको याद रखना है। पेपर में आ सकता है कि एमएसएस को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो कब किया था, 2004 में। MSS is a monetary policy tool that is used by the RBI to withdraw the excess liquidity by selling the government securities in the economy। यानी कि MSS में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उनको सिर्फ और सिर्फ सेल किया जाता है। सेल क्यों किया जाता है, ताकि जब आप कोई चीज बाहर सेल करेंगे तो बाहर से आपके पास क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। यानी कि बाहर से सिर्फ और सिर्फ मनी को एब्जॉर्ब करने के लिए, पैसे को एब्जॉर्ब करने के लिए, पैसों को कम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में सेल की जाती है। तो एमएसएस इज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल दैट इज यूज्ड बाय द आरबीआई टू विड्रॉ एक्सेस लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, मनी सप्लाई। सिर्फ और सिर्फ पैसे को विड्रॉ करने के लिए, मार्केट से निकालने के लिए ही एमएसएस का यूज किया जाता है बाय द बाय सेलिंग दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और इसकी जो लिमिट है वो कितनी है, 6 लाख करोड़। यानी कि आप 6 लाख करोड़ से ज्यादा की गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल नहीं कर सकते। इससे कम की तो कर सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा की नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी एक लिमिट फिक्स कर रखी है उन्होंने। इन एमएसएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर शॉर्ट टर्म। और एमएसएस में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है शॉर्ट टर्म के लिए होती है। अब शॉर्ट टर्म वो डिसाइड करेंगे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, लेकिन 10 साल से कम के लिए ही होती है। आई होप आपको एमएसएस और ओएमओ अच्छे से पता चल गया होगा। ओएमओ क्या होता है, सेल और परचेज दोनों के लिए, लेकिन एमएसएस किसके लिए होता है, ओनली सेल करने के लिए। ठीक है, अब ये भी हमारा हो गया। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल भी किया जाता है और परचेज भी किया जाता है, लेकिन मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सिर्फ और सिर्फ सेल किया जाता है। और जो ओएमओ है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है और एमएसएस शॉर्ट टर्म के लिए होती है। ओएमओ में कोई लिमिट नहीं होती, आप कितने की भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, चाहे वो 6 लाख करोड़ की हो, चाहे उससे कम की हो, ज्यादा की हो। लेकिन एमएसएस में एक लिमिट फिक्स कर रखी है कि आप 6 लाख करोड़ से ज्यादा की सिक्योरिटी सेल नहीं कर सकते। ओएमओ में एक ये पॉइंट देख लो कि ओएमओ के लिए कोई भी अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं होती, यानी कि डायरेक्ट सेल या परचेज हो सकती है गवर्नमेंट से। लेकिन एमएसएस में क्या होता है कि अकाउंट ओपन होता है स्पेशल, आरबीआई के पास एमएसएस का अकाउंट ओपन होगा। अकाउंट ओपन होगा, एमएसएस को आरबीआई सेल करेगी और तो जो पैसा आएगा वो डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। यानी कि एमएसएस के लिए कोई अकाउंट, एमएसएस अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है, लेकिन ओएमओ में कोई अकाउंट ओपन नहीं होता। दिस अमाउंट कैन बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट एनीवेयर। ओएमओ का अमाउंट गवर्नमेंट कहीं भी अपनी मर्जी से कहीं भी यूज कर सकती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर सकती है या किसी को जॉब मतलब सैलरीज देने के लिए, कहीं भी इस पैसे का यूज कर सकती है। और मार्केट स्टेबलाइजेशन का यूज होता है सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए बस। एमएसएस का जो पर्पज है वो ओनली इतना ही है कि बस लिक्विडिटी कंट्रोल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो आई होप आपको ओएमओ और एमएसएस अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो फिर से आप वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देखिएगा और अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने मॉनेटरी पॉलिसी के अपने सारे टूल्स कर लिए, जितने भी थे। ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट किस में आते थे, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में। तो ये ना सोचना कि अभी हमारा नहीं हुआ, ये दोनों इन एलएएफ के ही कंपोनेंट्स है। ठीक है, अभी हमने सारे टूल्स कर लिए। और क्या इन सबका क्या रिलेशन है मनी फ्लो के साथ, मैंने आपको वो भी बता दिया। अब आगे बस एक और मैं आपको टर्म बताना चाहती हूँ जिसका नाम है MRS, दैट मीन्स मिनिमम रिजर्व रेशो, सॉरी मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब मिनिमम रिजर्व सिस्टम है क्या, ये आरबीआई ने अडॉप्ट करी थी 1957 में। इसका मतलब क्या है कि आपको कुछ ना कुछ मिनिमम अपने पास रखना पड़ेगा। जैसे कि आरबीआई को 200 करोड़ अपने पास रखने ही पड़ते हैं। ये मिनिमम बैलेंस है जो आरबीआई को अपने पास रखना होता है, जिसमें से गोल्ड होता है 115 करोड़ का और 85 करोड़ की फॉरेन एक्सचेंज होती है। Gold is 115 crore and 85 crore in the form of foreign exchange। ये आरबीआई को मेंटेन करके रखना ही होता है अपने पास। इससे क्या करती है आरबीआई, करेंसी इशू करती है ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। बस मिनिमम रिजर्व सिस्टम इतना ही है
कि एक तो ये याद रख लेना कि ये कब अडॉप्ट किया था आरबीआई ने 1957 में। इसका पर्पस बस इतना ही है कि आरबीआई को 200 करोड़ अपने पास रखने पड़ते हैं, जिसमें से 115 करोड़ वो गोल्ड में रखेगा और 85 करोड़ वो फॉरेन एक्सचेंज में रखेगा। बस मिनिमम रिजर्व रेशियो इतना ही है। अब और कुछ रह गया, एक टॉपिक और, बस ये छोटा सा ही है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। हमने मॉनेटरी पॉलिसी के सारे टूल्स कर लिए, अच्छे से कर लिए कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कैसे यूज किया जाता है, इसकी क्या क्या पॉइंट्स हैं, कैसे इससे मनी फ्लो कंट्रोल की जाती है, हमने सब कुछ पढ़ लिया। बस एक कमेटी के बारे में पढ़ लो कि कमेटी क्या होती है। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो 2016 में बनी थी। ये जो मैंने आपको एमआरएस बताया, ये मॉनेटरी पॉलिसी का कोई टूल नहीं है, कुछ नहीं है, ये जस्ट एक मैंने आपको पॉइंट बताया है कि अगर पेपर में आ जाए कि एमआरएस की फुल फॉर्म आ सकती है, या फिर ये कब अडॉप्ट किया गया था, या ये आ सकता है कि आरबीआई को अपने पास कितना मेंटेन करके रखना होता है। तो बस इतना ही है, बाकी मॉनेटरी पॉलिसी का कोई टूल नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब फॉर्म हुई थी? 2016 में। एमपीसी का मतलब है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी was constituted by the central government under section 45 ZB of RBI Act 1934। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कौन से सेक्शन में इंट्रोड्यूस किया गया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, 45 ZB ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं? टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 3 तो होते हैं आरबीआई के और 3 होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इन एमपीसी देयर आर 6 मेंबर्स इन विच 3 आर फ्रॉम आरबीआई एंड 3 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आरबीआई से कौन कौन जाता है? एक तो होता है चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन होता है? जो बैंक का गवर्नर, यानी कि आरबीआई का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। तो जो शक्तिकांत दास जी है वो कौन है? चेयरपर्सन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और दूसरा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इंचार्ज होता है वो होता है डिप्टी गवर्नर। ठीक है। और इसके अलावा एक मेंबर जो है वो वही के ऑफिसर नॉमिनेट करते हैं सेंट्रल बोर्ड। वन ऑफिसर ऑफ द बैंक टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड। जो थर्ड मेंबर है वो कौन? वो अभी जो इस टाइम है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई है। ठीक है, यानी कि कौन कौन होते हैं 3 मेंबर आरबीआई के? एक तो गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर। गवर्नर क्या होती है? चेयरपर्सन, डिप्टी गवर्नर इंचार्ज, और जो थर्ड मेंबर है वो वही सेंट्रल बोर्ड के ऑफिसर ही नॉमिनेट करते हैं। जो आरबीआई के 3 पर्सन कौन कौन से? अब एक तो शक्तिकांत दास चेयरपर्सन हो गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, माइकल डी पात्रा इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और एम के सागर ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आरबीआई के। और ये किसने सेलेक्ट कर रखे हैं? जो इन्हीं की जो कंट्रोल बोर्ड होते हैं उन्होंने यही नॉमिनेट करके हैं। तो आरबीआई के कौन कौन से हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स है? एक तो शक्तिकांत दास, एक माइकल डी पात्रा, एम के सागर। ये आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में ये आ सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये 3 अभी थोड़े टाइम पहले ही बनाए गए हैं, आशिमा गोयल, शशांक भिड़े और जयंत वर्मा। तो 3 आरबीआई के हो गए, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हो गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आशिमा गोयल, शशांक भिड़े और जयंत वर्मा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर सिर्फ और सिर्फ 4 साल का होता है और री अपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं होती। यानी कि 4 साल तक ये रहेंगे, इसके बाद री अपॉइंटमेंट इनकी नहीं हो पाएगी। फिर कोई और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स चूज किए जाएंगे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है टीम। तो ये था आपका पूरा मॉनेटरी पॉलिसी का चैप्टर। आई होप आपने जो पहले वाली वीडियोस है वो भी देखी होंगी, और वो आप जरूर देखना क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई एसएससी की भी कर रहे हैं। इवन यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन आते हैं, तो यूपीएससी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने पूरा डिटेल में एक एक चीज बता रखी है, चाहे कुछ मर्जी है, एक एक डिटेल में पॉइंट्स बता रखे हैं। तो आप प्लीज वो जाके वीडियोस देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको, अगर आप सोचते हैं कि नहीं और भी कुछ होना चाहिए था, मैंने कोई पॉइंट स्किप कर दिया है, तो आप मुझे बताइए, मैं उसको भी जरूर बताऊंगी। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट भी करते रहिएगा, मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।